इस सेशन में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो यदि आप हमारे इस लेक्चर के थ्रू जाते हैं तो इससे आपको काफ़ी एडवांटेज होगा और काफ़ी कम टाइम में पूरा का पूरा टॉपिक प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा। हम लोग अब यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं और ये जो रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं वो बोर्ड लेवल का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टर्म आता है वो करंट आता है। और करंट होता क्या है? हमें जैसा कि पता है कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। करंट I नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसलिए हमने इसको डिफाइन किया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यदि I की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो उस केस में हम लोग I इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे? यदि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, अब डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ आई डी टी और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे को ये जो क्वांटिटी मिलेगी ये टोटल चार्ज फ्लोन मिलेगी और दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। जिस भी टाइम इंटरवल में हम लोग निकालना चाहते हैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है तो आप जस्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 तक और इससे हमारे को वैल्यू आ जाएगी कि T1 से T2 में टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है, राइट। यदि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस केस में करंट आई को इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। यदि करंट आई को आप इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर केवल dt रह जाएगा और जिसका इंटीग्रेशन t के इक्वल होता है, तो इससे q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आई टी के। और i इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? q डिवाइडेड बाई t। ये रिजल्ट तभी वैलिड है जबकि करंट आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज कभी भी आप अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। अब आपको पता ही है ये जो करंट आई फ्लो करता है वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से करता है। फ्लोइंग चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड द करंट। अब ये चार्ज कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अल्फा पार्टिकल्स को भी यदि फ्लो करा देते हैं तब भी वो करंट बना देगा। यदि आप प्रोटॉन्स को भी फ्लो करा देते हैं तब भी वो करंट बना देगा। लेकिन इन जनरल हम लोग यदि बात करें कि ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो यदि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो उस केस में करंट आई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? यदि करंट आई कांस्टेंट है तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से Q को क्या लिख सकते हैं? Ne, राइट। तो मैं इसको Q की जगह Ne लिख दूंगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ne डिवाइडेड बाई T। यदि ये तब लिखा जाएगा जब करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, तो इसका मतलब I इक्वल टू Ne डिवाइड बाई T हो गया, जहां पे N बाई T को हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड और E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। तो हम लोग I इक्वल टू Ne बाई T लिख सकते हैं। N बाई T जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड इफ द करंट विल कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं जो बोर्ड लेवल पे पूछा जा सकता है। कहा जाएगा कि भाई कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड फॉर 1 माइक्रो एम्पियर करंट। तो 1 माइक्रो एम्पियर करंट, तो I की जगह क्या डालेंगे? 1 माइक्रो एम्पियर, दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। E की जगह क्या जानेंगे? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम्ब। तो N बाई T जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। दैट मीन्स 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यदि फ्लो करता है तो उस केस में हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर बनता है। अब इस रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं, काफी दफा जल्दी से जल्दी आप वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई कहेगा 1 माइक्रो एम्पियर करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड। तो डायरेक्टली आप इस रिजल्ट को याद रखिए, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड इज नोन एज 1 माइक्रो एम्पियर करंट। अब इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा, तो 1 माइक्रो एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या हो गया कि 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब है कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 एम्पियर और 10 टू माइनस 6 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। इसका मतलब 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड। एक और प्रॉब्लम जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कहा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पीड v से रेडियस r के ऑर्बिट में चल रहा है, तो वहां पे कहा जाएगा इक्विवेलेंट करंट I की वैल्यू बताइए। एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसकी रेडियस r है। इस सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन स्पीड v से कंटिन्यूअसली चल रहा है और स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है। हमारे को बोला गया कि भाई कि इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू बताइए। तो इक्विवेलेंट करंट हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, I इक्वल टू E बाई टी लिख देंगे।
T is the time period to complete one revolution, जो किसके इक्वल होगा 2 pi r by v. T will be equal to 2 pi r by v. अब इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी EV डिवाइड बाई 2 pi r. जब T की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो I will come out EV डिवाइड बाई 2 pi r. ये काफी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन सकता है बोर्ड लेवल पे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है. दूसरी बात, यदि आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा होगा तब कहेगा इक्विवेलेंट करंट बताइए. तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/t के इक्वल होती है, राइट. तो इसका मतलब हो गया कि करंट I की वैल्यू सिंपली कितनी होगी FE. दैट मींस करंट I will be equal to frequency of revolution of the electron into electronic charge will give the equivalent current. तो I को हम लोग FE भी लिख सकते हैं. साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ओमेगा जो होती है 2 पाई बाई टी के इक्वल होती है, तो टी किसके इक्वल हो गया 2 पाई बाई ओमेगा की. तो I की वैल्यू कितनी होगी E ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई. तो ये सारे एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं, तो मैं एक जगह उसे लिख देता हूं. देखिए आप 1/t की जगह मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन लिख दिया, तो उससे करंट I की वैल्यू कितनी आ गई FE. T की जगह मैं 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकता हूं, वेयर ओमेगा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी. तो ये आ गया E ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर ऑर्बिट पे चल रहा है जिसके रेडियस r है, स्पीड v से चल रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड v से, तो उस केस में करंट कई तरीके से लिखा जा सकता है. इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखें क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका जो है हॉर्स में आ सकता है आपके बोर्ड लेवल पे, राइट. अब कई लोगों के दिमाग में रहता है कि करंट एक वेक्टर या स्केलर है. करंट ऑल्दो इट हैज अ डायरेक्शन बट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. यदि कोई भी क्वांटिटी यदि वेक्टर है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ साथ उस वेक्टोरियल ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई कर सकें. लेकिन करंट एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है ऑल्दो इट हैज द डायरेक्शन, क्योंकि करंट के लिए जो हम लोग अप्लाई करते हैं ऑपरेशन वो अलजेब्रिक ऑपरेशन होती है. इट्स नॉट द वेक्टोरियल ऑपरेशन. इसलिए करंट को यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला जाता है ऑल्दो इट हैज द डायरेक्शन, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. तो बोर्ड लेवल पे आ सकता है क्वेश्चन कि भाई कि करंट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्यों नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट.